दोस्तों, हम 4 बहनें एक भाई हैं और ये कहानी हमारे ही परिवार के साथ घटी थी। हम लोग गर्मियों की छुट्टियां मनाने नाना नानी के घर गए हुए थे। पूरा दिन हम लोगों ने साथ में एंजॉय किया और शाम को ठीक 5 बजे मामा ने कहा कि यहां थोड़ी ही दूरी पर माता जी का मंदिर है, वहां दर्शन करके आते हैं। सबके सब जाने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त मैं उनके साथ नहीं गई थी क्योंकि मेरा लड़का बहुत छोटा था। इसके लिए नानी ने कहा कि तू मत जा, घर पर ही रह। मेरे साथ घर पर नानी भी रुकी हुई थी। पर खैर, बच्चे को सुलाने के बाद मैं नानी के साथ काम में हाथ बटाने लगी। तकरीबन 7:30 बजे के आसपास सबके सब वापस घर आ गए। दोस्तों, घर आने के बाद मैंने देखा कि सबके सब बहुत डरे हुए थे। जिसका भी चेहरा देखती एकदम हताश पाता। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? बड़ी बहन ने बताया कि वो लोग दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन रोड वाला रास्ता, वहां से अगर हम जाते तो बहुत देर हो जाती, इसीलिए हमें शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ा। बस वो शॉर्टकट वाले रास्ते के पास एक नदी पड़ती थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो नदी पूरी सूखी हुई थी, उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। हाँ, पर उस बीच में से जाने के बाद वो मंदिर वहीं पास में पड़ता था। उस वक्त मामा ने भी यही कहा कि यहां से चलते हैं, यहां से हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बस फिर क्या था, हम लोगों ने गाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल पैदल चलने लगे। हम वहां आराम से पहुंच भी गए, लेकिन वापस आते आते हमें 6:30 हो गए। अब धीरे धीरे पैदल चलते चलते, आपको तो मालूम ही है, गांव में अक्सर लोग 6 बजे के बाद बाहर निकलना बंद कर देते हैं क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो जाता है और तो और कोई इंसान भी नहीं दिखाई देता। लेकिन हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मामा और भाई दोनों साथ में ही थे। पर क्या करें, उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन हम जैसे ही उस नदी के बीच में आए तो अचानक हमें ऐसा लगा कि कोई हमें जोर से आवाज दे रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो आवाज हम सब ने सुनी थी। सबके सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर कहीं ना कहीं मामा और जीजा समझ गए थे। उन्होंने हमसे कहा कि तुम बिल्कुल भी पीछे मत देखना। यहां तक फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम नदी पार कर रहे थे, आवाज बढ़ते जा रही थी। ऐसा लगा मानो जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों। धीरे धीरे सबके सब डर चुके थे, पर हमने जैसे तैसे करके उस नदी को पार कर लिया। ये सब कुछ हो जाने के बाद आगे का रास्ता थोड़ा अजीब था। आजू बाजू पेड़ थे और बीच में चलने का रास्ता। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, उतना ही डर ज्यादा बढ़ता जा रहा था। हालांकि हम साथ में तो बहुत सारे लोग थे, मगर ये सब चीजें होने के बाद कौन ऐसा इंसान होगा जो सीना तान कर चल सके। मामा ने अपने फोन में तुरंत हनुमान चालीसा चला दी। उस वक्त सब लोग आगे थे, बस मामा और मेरी माँ वही पीछे थे। उस वक्त मेरी दूसरे नंबर की बहन ने साड़ी पहनी थी। चलते वक्त अचानक उसकी साड़ी एक पत्थर पर फंस गई, जिसके कारण वो गिरते गिरते रह गई। साथियों, अजीब बात तो ये थी कि इसके बाद वो अचानक से हंसने लगी, लेकिन माँ ने उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। सच कहूं तो माँ भी बहुत घबरा गई थी। एक तो उस वक्त वो जगह खराब थी और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करना ये कोई जायज बात नहीं थी। माँ को बस एक ही डर था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ऐसी जगहों पर नकारात्मक चीजें जल्दी अटैक करती हैं। पर खैर, वो एकदम आराम से चलने लगी। सबके सब धीरे धीरे वापस घर पर आ गए। घर आने से थोड़ी ही देर पहले माँ ने हमें ऐसी बात बताई जिसके बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब तुम सब लोग आगे चल रहे थे और ठीक जिस वक्त तुम्हारी बहन गिरते गिरते बची, उस वक्त मैंने और मामा ने देखा था कि कोई झाड़ियों के बीच में से हमें ही देख रहा था। वो तो हनुमान चालीसा की वजह से और हमारी हिम्मत की वजह से हम सब लोग घर पहुंच पाए। कहीं ना कहीं उसके आशीर्वाद से हम लोग सही सलामत पहुंच गए, वरना किसी के साथ भी बहुत बुरा हो सकता था। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बात बताना चाहती हूं। ये कहानी जो कि मुझे मेरी बहन ने बताई, उसे सुनने के बाद मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि कभी भी सुनसान रास्ते से नहीं जाना चाहिए, और तो और खासकर रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं।
हालांकि कई लोग सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं, मगर जिसके साथ हल्की सी भी दुर्घटना घटती है, यकीन कीजिएगा उसके अंजाम बाद में बहुत ही खतरनाक होते हैं। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक ढाली है और मैं उत्तराखंड के तराई भाग शक्ति फार्म गांव से हूं। यह घटना उस समय की है जब मैं अपने घर के किसी काम के सिलसिले से रुद्रपुर रहता था, और यह घटना रुद्रपुर के एक किराए के कमरे की है। उन दिनों ठंड बहुत थी। 2022 का समय था। उस समय मैं अपनी शाम की शिफ्ट खत्म करके रात के करीब 12:30 बजे अपने रूम पर आया। रास्ते में थोड़ी ही दूरी पर दुर्गा माता का जागरण हो रहा था। मैं चुपचाप अपने रूम में आया और कपड़े चेंज करके सो गया। रात के करीब 3 बजे अचानक मुझे कुछ जलने की बदबू आई। जब मैंने सूंघकर महसूस किया तो पाया कि कोई मांस के जलने की बदबू थी। मैंने जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चीजों को समझने की कोशिश की तो पाया कि कोने पर खड़ी कोई अजीब सी परछाई मेरी तरफ घूर रही थी। उस वक्त मुझे अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मैं लेटा हुआ ही था। अचानक महसूस ऐसा हुआ कि जैसे मेरी छाती पर कोई बैठा हो। मैं जरा सा भी हिल नहीं पाया। मन में चिल्लाने का था, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। सच कहूं तो ये मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब मैं ठीक हुआ तो मेरी सांसें बहुत ज्यादा फूली हुई थी। उस वक्त मैं पसीने से भीगा हुआ था, पर मुझे अब तक का सारा किस्सा याद था। मैं अपनी सीट पर उठकर बैठा और जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो यकीन मानो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यकीन मानिए, सच में मुझे वो परछाई दिख रही थी, जो कि शायद किसी आदमी की थी। पर हां, वो मुझे बस 4 या 5 सेकंड के लिए ही दिखी। जब मैंने आंखें मसल कर देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। सच कहूं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आखिर ये मेरे साथ कैसा अनुभव था। एक तो बाहर माता रानी का जागरण चल रहा था और दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था। नहीं मालूम मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, जबकि भजन की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं ये बात आप पर डाल रहा हूं, आप ही बताइए आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक की कहानी। आखिरकार इनके साथ जो कुछ भी हुआ, अगर आप में से कोई इनके सवालों का जवाब दे सकता है तो नीचे कमेंट्स में बता सकता है। बाकी मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शेट्टी है और ये घटना मेरे दोस्त की है, जो कि मुंबई में रहता है। आपको बता दूं कि वो जिस जगह पर रहता था, वो जगह आउटसाइड होने की वजह से वहां पर लिफ्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। साथ के साथ आपको ये भी बता दूं कि कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा। खैर, काम पर से लेट होने के बाद मेरे दोस्त ने चलकर जाने की सोची। उस वक्त लिफ्ट की तो बहुत कमी थी। उसने सोचा कि धीरे धीरे इसी रास्ते से पैदल चलता हूं, अगर कोई सवारी वाला मिला तो जरूर बैठ जाऊंगा। दोस्तों, मेरे दोस्त का फैसला भी ठीक था। वो धीरे धीरे अपने रास्ते की ओर बढ़ता रहा। कुछ ही मिनटों बाद उसके बगल में एक बाइक आकर रुकी। उस बाइक पर 2 लड़के बैठे थे। पूछने पर मालूम चला कि वो लोग भी मेरी ही सिटी की साइड जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आगे तक लिफ्ट देते हैं। दोस्तों, देखने में वो एकदम ठीक लग रहे थे। मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और ठीक उनके पीछे बैठ गया। वो दोनों धीरे धीरे मुझसे बातचीत करने लगे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो मुझे मेरी ही एज के लग रहे थे। मैं भी ठीक धीरे धीरे उनके साथ खुल के बात करने लगा। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि तू इतनी रात को किधर गया था। मैंने उनसे कहा कि मैं यहां पर एक ढाबे में काम करता हूं। आज रात थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए बस पैदल जा रहा था। मेरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी रात को अकेला जाता है, अपने लिए एक बाइक क्यों नहीं ले लेता। मैंने तुरंत कहा, हाँ भाई, सोच तो रहा हूं। बाइक चलाने वाले ने मुझसे कहा,
कि बाइक तो ले, लेकिन हमारे जैसी गलती बिल्कुल मत करना। दोस्तों ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने बस हाँ में ही गर्दन हिला दी। उसी बीच बात करते करते मेरी सिटी भी आ गई थी। मैं बाइक रोकने के लिए कहने ही वाला था कि उतने में ही हमारे बीच में जो बंदा बैठा था उसने मुझसे कहा कि सुन, तू इसी एरिया में रहता है ना, आखिरकार अब तू लेट हो ही गया है, तो क्यों ना हम तुझे तेरे घर तक ही छोड़ देते हैं। दोस्तों पूरे रास्ते में पहली बार मुझे डर लगा कि आखिर जब मैंने इन्हें कुछ बताया ही नहीं तो इन्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता। एक बार को तो मैं बहुत ज्यादा डर गया, इसी कारण मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। मैं बस अपने घर जाना चाहता था। मैं चुपचाप बाइक में बैठा रहा। ठीक मेरे घर के एरिया के एंट्रेंस पे एक शिव मंदिर है, वहां से थोड़ा ही पीछे उन्होंने बाइक को रोका। कहने लगे कि यहां से चले जाओगे ना। मैं हाँ बोलकर चलने लगा। मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। समझ में नहीं आया कि ये अच्छे हैं या बुरे। मैं ठीक 1 या 2 कदम चला, पर उसके बाद मैंने सोचा कि इतनी दूर से यहां तक लाए हैं तो कम से कम इन्हें थैंक्स बोल देता हूं। मैं ठीक जैसे ही पीछे मुड़ा तो पाया कि पीछे कोई भी नहीं था। दोस्तों वो पल मेरे लिए बहुत डरावना था। मैंने उस वक्त आओ देखा ना था। मैं सीधा भागते हुए जाके रूम में सो गया। मेरे मन में कई सवाल थे। मैं सोच रहा था कि जब उन्होंने मेरे बगल में गाड़ी रोकी तब भी मुझे उस बाइक की आवाज नहीं आई थी। ये बात मैं इसीलिए सोच रहा था क्योंकि जब मैं उतरा तब उनके जाने की भी आवाज नहीं आई। पर खैर, सच कहूं तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब आप मेरे ऊपर किसकी कृपा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊपर वाले का विश्वास मन में पूरी तरह है। मैंने अगले दिन इस बारे में लोकल लोगों से पूछने की कोशिश की। तब जाकर पता चला कि थोड़े ही दिन पहले उसी रोड पर 2 लड़कों का एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें उन दोनों की मौत हुई थी। दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। कोई इंसान जब एक बार ऐसे में बच जाए, हालांकि उसके साथ कुछ भी ना हुआ हो, और यकीन मानिए जब कोई इंसान बुरा भी ना हो, पर क्या आप ये सब जानने के बाद उस रास्ते से दोबारा जाने की कोशिश करेंगे? मैं तो नहीं कर पाया। मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। ये कहानी कर्नाटका की है। अब आपको सच लगेगी या झूठ ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं आप सबके सामने अपनी एक सच्ची आप बीती लाया हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी चंदन सेठी की दोस्त की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको कुछ छोटे छोटे किस्सों की ओर। आइए इसे भी सुनते चलते हैं। दोस्तों मेरा नाम शुभम उपाध्याय है। मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के मझगवन का हूं। दोस्तों एक समय पर मेरे दादाजी रात को खेतों में पानी देते थे। उस दिन ठंड ज्यादा होने के कारण वो आग लगाकर बैठे थे। उसी बीच एक औरत उनके पास आई, कहने लगी कि आपकी मालिश कर दूं। ये सुनने के बाद दादाजी समझ गए कि वो कौन है। दादाजी ने कहा, रुको एक बार मैं जरा पानी देख लूं, उसके बाद तुम्हारे पास आता हूं। दादाजी जब वहां से उठकर पानी देने के लिए निकले तो उन्होंने अचानक एक ईंट आग में रख दी। दोस्तों दादाजी जब वापस आए तो उन्होंने उसी ईंट को बगल में रख के कहा कि आओ इस पर बैठो और आराम से मेरी पीठ की मालिश कर दो। दोस्तों वो जैसे ही उसके ऊपर बैठे तो अचानक से जल उठे। कहने लगी कि आज तो तू बच गया, लेकिन कभी और मिला तो तू नहीं बचेगा। दादाजी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। वो उस वक्त वहां से भागकर घर तो आ गए, लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते तक बीमार रहे। वो तो गांव में पंडित जी वगैरह बहुत होते हैं, इसीलिए वो ठीक हो पाए। बाकी इतनी ही थी मेरी स्टोरी। धन्यवाद। दोस्तों ये था शुभम उपाध्याय का छोटा सा किस्सा, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। आइए एक किस्सा और सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। हम बलिया जिले के रहने वाले हैं। मेरे साथ एक सच्ची घटना हुई है। 1 साल पहले की बात है। एक दिन मैं रात में आंगन में सोई हुई थी। मुझे अचानक ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे है, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं चुपचाप दोबारा सो गई। अचानक कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो।
मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अचानक रात को जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मेरे सीने पर एक काली औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें एकदम सफेद थी। मैंने अचानक बहुत तेजी से चिल्लाया तो ठीक मेरी सासू मां भी उठ गई। कहने लगी कि क्या हो गया। मैंने उनको पूरी बात बताई। मैंने उनसे कहा कि अभी अभी मेरे सीने पर कोई बैठा था, अचानक कहीं गायब हो गया। सासू मां ने मुझे एक चाकू लाकर दिया और कहा कि तकिए के नीचे रख लो। इसके बाद जैसे ही सुबह हुई तो मेरी बुआ ने मुझे बताया कि वो एक चुड़ैल थी जो कि तुम्हें परेशान कर रही थी। बाकी मेरे मन में डर इतना बैठ गया कि वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, पर पंडित को दिखाने के बाद मुझे एक ताबीज बनाकर पहनना है। धन्यवाद।